So guys, hello and welcome to the first episode of Confidential Stories where tech played the game। जहाँ पे आप सुनेंगे कुछ चुनिंदा स्टोरीज जहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी, टेक्नोलॉजी में आई कुछ खामियों ने कुछ ऐसे घातक इंसिडेंट्स को जन्म दिया जिसे अभी तक इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हैं, उसे आप देखिए। अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, बात है आज से 43 साल पहले की। तारीख थी 27 मार्च 1977, जब KLM की फ़्लाइट 4805 उड़ान भरती है एम्स्टर्डम के शिफोल एयरपोर्ट से। ये एक बोइंग 747 विमान था जिसमें कुल 248 लोग सवार थे, जिसमें से 234 पैसेंजर्स थे और 14 क्रू मेंबर थे। और एक और फ्लाइट जो कि पैन एम की थी, फ्लाइट संख्या 1736 लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। और ये प्लेन भी एक बोइंग 747 विमान था जिसमें करीब 396 लोग सवार थे, जिसमें से 380 पैसेंजर्स थे और 16 क्रू मेंबर्स थे। दोनों ही फ्लाइट्स को एक ही डेस्टिनेशन पे जाना था और वो डेस्टिनेशन था ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट, जिसे कि लास पाल्मास एयरपोर्ट भी कहा जाता है। लास पाल्मास एयरपोर्ट कैनेरी आइलैंड्स का एक समूह में आता है और ये अटलांटिक ओशियन के साउथ वेस्ट में मोरक्को के आसपास पड़ता है। दोनों ही फ्लाइट्स अपने रूटीन पे थीं और सही समय पे चल भी रही थीं और आइलैंड्स को अप्रोच भी कर रही थी, यानी कि जो ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट जहां उन्हें पहुंचना था वो एकदम अपने सही समय पे और सही रूट एकदम फॉलो कर रही थी। दोपहर के 1:15 पे ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट पे एक धमाका होता है और इस धमाके में 8 लोग घायल हो जाते हैं। इस धमाके की जिम्मेदारी कैनेरिया आइलैंड्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट ग्रुप लेता है, जो कि एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को इस बॉम्ब के बारे में एक वार्निंग पहले से इन्होंने दी थी, लेकिन उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया था। बॉम्ब फटने के बाद उन्होंने एक और बार फ़ोन करके कहा कि एक और बॉम्ब उसी एयरपोर्ट पे कुछ समय बाद फिर फटेगा। हालांकि इस बार एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उसे सीरियसली लिया और एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया और सारी इनकमिंग फ़्लाइट्स जो वहाँ पे लैंड होने वाली थी ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट पे, उसे डाइवर्ट कर दिया और डाइवर्ट किया लॉस रोडियोस। ये भी एक आइलैंड था जो कि कैनेरी आइलैंड्स का जो समूह था उसमें आता था। और जितनी भी फ़्लाइट्स डाइवर्ट हुई थी उनमें ये 2 फ्लाइट्स भी थी, बोइंग 747 एयरक्राफ्ट भी थे। हालांकि जब फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा रहा था तब पैन एम का जो क्रू था उसने ATC से ये कहा था कि हम डाइवर्ट होने के बजाय हम हवा में ही उड़ना, जिसे होल्डिंग पैटर्न कहते हैं, वो पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी अच्छा खासा फ्यूल बचा हुआ है, तो हम 2 घंटे से ज़्यादा आराम से हवा में चक्कर लगाते रह सकते हैं और उसके बाद जब एयरपोर्ट खुलेगा तब आप हमें लैंडिंग की परमिशन दे दीजिएगा। हालांकि सीरियसनेस को देखते हुए जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और ATC ने उन्हें लॉस रेडियस एयरपोर्ट पे जाने को कहा। लॉस रोडियोस एयरपोर्ट के बारे में कहें तो ये एक रीजनल एयरपोर्ट था, यानी स्थानीय एयरपोर्ट था, डोमेस्टिक टाइप का एयरपोर्ट था और ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं था। और जितना ट्रैफिक ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट का डाइवर्ट किया गया था उसे ये संभाल पाने में एक तरह से असक्षम था, क्योंकि जितनी भी फ्लाइट्स इस पे डाइवर्ट की गई थी उनमें से 5 बड़े एयरक्राफ्ट थी और जिनमें से 2 ये KLM की फ़्लाइट थी और एक पैन एम की फ़्लाइट थी, जो कि बोइंग 747 एयरक्राफ्ट थे। एयरपोर्ट की बात करें तो
चूँकि ये छोटा था तो इसमें एक ही रनवे भी था और एक ही टैक्सीवे भी था। साथ ही साथ 4 छोटे टैक्सीवे थे जो रनवे को इस टैक्सीवे से जोड़ते थे। और ये जो टैक्सीवे था ये रनवे के समानांतर में था, मतलब पैरेलल में था। लॉस रोडियोस एयरपोर्ट समुद्र से 633 मीटर की ऊंचाई पे था और अटलांटिक महासागर से घिरा भी था, तो उस वजह से वहाँ पे मौसम अक्सर ख़राब रहता था और जो बादल आपको नॉर्मली 600 मीटर की ऊंचाई पे मिलेंगे वो बादल यहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल पे मिलते थे। जैसा कि एयरपोर्ट लॉस रोडियोस का बहुत ही छोटा था, इसलिए टर्मिनल बिल्डिंग भी बहुत जल्दी भर गई और जो फ़्लाइट्स डाइवर्ट होके आई थी ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट से, उन्हें टैक्सी वे पे ही खड़ा कराना पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही एक तरह से प्लेन का जाम कह दीजिए वो लग गया। और प्लेन्स इस तरह खड़े किए गए थे कि एक एयरप्लेन अगर कोई बीच में है तो वो तभी आगे बढ़ सकता था जब उसके आगे वाला प्लेन को इजाज़त मिले आगे बढ़ने की। हालांकि कुछ समय के बाद ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ ने लॉस रोडियोस एयरपोर्ट की अथॉरिटी को बोला कि हमारा एयरपोर्ट अब सेफ़ है और हम इसे ओपन कर रहे हैं और आप जितनी भी फ़्लाइट्स हमारे इस एयरपोर्ट पे लैंड करनी थी उन्हें ऑर्डर दीजिए कि आप वो टेक ऑफ करके हमारे इस एयरपोर्ट पे लैंड करें। पैन एम का जो प्लेन था वो तो पूरी तरीके से तैयार था डिपार्ट करने के लिए, लेकिन वो लाइन में KLM के पीछे खड़ा था और इस वजह से उसे जाने की जल्दी तो थी, लेकिन वो KLM के पहले नहीं जा सकता था। और जो KLM के कैप्टन थे उन्होंने उसी एयरपोर्ट पे अपने एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक को फुल कराने के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाद में मुझे फिर कहीं और तेल भराने के लिए रुकना पड़े। बताया जाता है कि जो जगह जितनी 2 एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए, एक सेफ़ डिस्टेंस, वो नहीं था और KLM और जो पैन एम की फ़्लाइट के बीच में जब वो टैक्सीवे पे खड़े थे तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 3.5 मीटर का अंतर था। तो जैसा कि KLM के पायलट ने कहा था कि वो टैंक को फुल कराएगा, तो उसकी वजह से 35 मिनट और देर हुई और कुछ और देर इस वजह से भी हुई कि फैमिलीज़ या पैसेंजर्स कहिए तो उन्हें कुछ देर के लिए उतार दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कब तक ग्रैंड कैनेरिया का एयरपोर्ट खुलेगा, इसलिए पैसेंजर्स को टर्मिनल बिल्डिंग में जाने को कहा गया था। हालांकि जब उड़ान भरने की बारी आई थी तो सारे पैसेंजर्स आ गए थे, लेकिन उनमें से कुछ एक आध फैमिली मिसिंग थी, तो उन्हें ढूंढने में भी कुछ और टाइम लगा। हालांकि एक टूर गाइड जो कि KLM की फ़्लाइट पे ही था और उसे भी लास पाल्मास यानी कि ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट पे जाना था, उसने डिसाइड किया कि वो फ़्लाइट को बोर्ड नहीं करेगा वापस से, क्योंकि उसे अंतिम में यहीं आना था, यानी लॉस रोडियोस ही आना था। तो वो उसने सोचा कि वो टेनेरिफ क्यों जाएगा, इस वजह से उसने इस फ़्लाइट को बोर्ड नहीं किया। जैसा कि एयरपोर्ट छोटा था और टैक्सी वे भी कुछ हद तक भर चुका था, तो रनवे तक जाने के लिए ATC ने पायलट्स को रनवे को ही एज ए टैक्सी वे इस्तेमाल करने के लिए कहा और एंड पॉइंट पे जाके टेक ऑफ के लिए 180 डिग्री टर्न लेके तैयार रहने को कहा। इस प्रोसीजर को अक्सर बैक टैक्सी या बैक ट्रैक भी कहते हैं। और KLM के जो कैप्टन थे उन्हें ATC ने यही करने को कहा कि आप रनवे के एंड तक जाइए, रनवे से होते हुए जाइए और एंड पे जाके 180 डिग्री का टर्न लेके टेक ऑफ के लिए रेडी रहिएगा। और साथ ही साथ पैन एम के फ़्लाइट के कैप्टन को भी कहा कि आप उन्हें धीरे धीरे फॉलो करते रहिए और उन्हें ये कहा गया कि आप जब रनवे पे रहेंगे तो आप तीसरा एग्ज़िट जो मिलेगा उस पे जो यानी कि जो शॉर्ट एग्ज़िट होता है टैक्सी वे का छोटा वाला, तीसरे एग्ज़िट पे आप निकल जाइएगा ताकि KLM की फ़्लाइट आसानी से टेक ऑफ कर सके और तीसरे एग्ज़िट से आप नॉर्मल टैक्सी वे होते हुए एयरपोर्ट के एंड पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां तक प्लेन्स नहीं थी, उसके पहले तक प्लेन्स खड़ी थी। हालांकि जैसा कि रेडियो मिसकम्युनिकेशन हुआ और कुछ खराबी भी थी, इस वजह से क्रू को ये सुनाई नहीं दिया कि उन्हें कौन सा एग्ज़िट लेना है, तो उन्होंने फिर से ATC से पूछा कि आखिरकार उन्हें कौन सा एग्ज़िट लेना है। तो इस पे ATC ने जवाब दिया था कि सर आपको तीसरा एग्ज़िट लेना है। उसने कई बार रिपीट करके कहा सर आपको तीसरा 1 2 3 थर्ड एग्ज़िट लेना है।
इस बार हालांकि क्रू ने इसे अच्छे से आइडेंटिफाई किया और सुन भी लिया और आगे बढ़ चले थे। जो पैन एम का कैप्टन था और जो फ़्लाइट क्रू था, उन्होंने जो पहले और दूसरे एग्ज़िट यानी C1 और C2 को तो अच्छे से देख लिया। क्योंकि ये छोटा एयरपोर्ट था तो यहाँ पे ग्राउंड रेडार नहीं था, साथ ही साथ जो एग्ज़िट्स के लिए मार्किंग होती है वो उसमें लाइटिंग नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया कि वह मौसम अक्सर ख़राब रहता था, विजिबिलिटी भी कम हो गई थी, तो इस वजह से उन्हें कुछ ढंग से दिख नहीं रहा था। पैन एम के क्रू ने पहले और दूसरा एग्ज़िट को तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन वो कभी अपने जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होती है उसमें उन्होंने कभी इंडिकेट नहीं किया था कि उन्होंने तीसरा एग्ज़िट यानी C3 टैक्सीवे को आइडेंटिफाई किया था, जिसे कि उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप तीसरे एग्ज़िट लेके आप टैक्सीवे पे चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ से टैक्सीवे खाली था और आप आराम से रनवे के एंड तक पहुँच जाएंगे और KLM भी वहीं से आराम से टेक ऑफ कर जाएगा और आप उसके पीछे पीछे भी टेक ऑफ कर सकेंगे। कहा जाता है कि जो विजिबिलिटी थी जब इंसिडेंट हो गया उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था कि जब पैन एम का जो फ़्लाइट थी वो जब रनवे पे आई टैक्सी करते हुए, जब उन्हें एग्ज़िट करने को बोला गया था तो उस समय विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास थी या उससे भी कम थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मुश्किल रहा होगा उन्हें आइडेंटिफाई करना, खासकर जब कोई लाइटिंग ऐसी मार्किंग ना हो कि आपको कौन सा टैक्सीवे लेना है। हालांकि KLM के प्लेन के साथ ऐसा नहीं हुआ था, वो उन्हें अच्छी विजिबिलिटी थी। अब आप ये सोचेंगे कि पैन एम के फ़्लाइट के लिए विजिबिलिटी 100 मीटर थी और KLM के लिए इतनी आसान था, मतलब और KLM के लिए विजिबिलिटी क्लियर थी, ऐसा कैसे? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 600 मीटर के आसपास 633 मीटर सी लेवल के ऊपर है, तो इस वजह से वहाँ पे बादल अक्सर उड़ते रहते हैं। जो 600 मीटर पे अक्सर ज़मीन से पाए जाते हैं बादल, वो बादल यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे मिलते हैं और अक्सर बादलों का झुंड टाइप का, जैसे आप कहते हैं नहीं, बड़ा बड़ा बादल, आप अगर हिल स्टेशन पे गए होंगे तो आप देखे होंगे, तो वो हर कुछ देर पे आता था, तो उस वजह से बहुत ही दिक्कत होती थी। और KLM के साथ ऐसा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पैन एम के साथ ये फ़्लाइट में दिक्कत बहुत हुई थी। KLM का जब फ़्लाइट थी, जब उसने 180 डिग्री टर्न लेके उसे लाइन अप करने के लिए और वहाँ पे क्लियरेंस लेने के लिए कहा गया था टेक ऑफ के लिए, उसके कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। उसने 180 डिग्री टर्न लेने के तुरंत बाद ही थ्रॉटल्स फुल पावर पे कर दिए और आगे बढ़ने लगा। हालांकि जो फर्स्ट ऑफिसर थे, उन्होंने जो कैप्टन थे उनसे कहा कि अभी तक हमें ATC से क्लियरेंस नहीं मिला है, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो इस पर कैप्टन ने कहा था कि आप ठीक है, आप पूछ लो ATC से कि हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं, हम जा सकते हैं कि नहीं। जो फर्स्ट ऑफिसर थे उन्होंने ATC से कहा कि वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ, यानी कि हम टेक ऑफ के लिए रेडी हैं और आपके क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। हालांकि जो ATC थी उसने उन्हें टेक ऑफ का क्लियरेंस नहीं दिया था, उसने उन्हें टेक ऑफ के बाद जो रूट फॉलो करना था उसके बारे में उन्हें बताया था, लेकिन उसमें यह मेंशन नहीं था कि आपको टेक ऑफ की क्लियरेंस दे दी गई है। ATC की बात सुनने के बाद जो फर्स्ट ऑफिसर था उसने उनको बोला कि हम टेक ऑफ, वी आर नाउ टेक ऑफ, यानी कि अब हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफिसर को बीच में ही रोकते हुए कैप्टन ने कहा कि हम आगे बढ़ चुके हैं, टेक ऑफ, यानी कि हमने टेक ऑफ शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि मौसम बहुत ही ख़राब था और कुछ समय पहले बारिश भी हुई थी, तो उसके बाद बहुत ही कोहरा जैसा मौसम हो गया था, बहुत ज़्यादा घना कोहरा था। और जैसा कि ग्राउंड रेडार भी नहीं था, तो ATC को अपनी आंखों से देख के ही अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि कौन फ़्लाइट रनवे पे है, कौन सी फ़्लाइट टैक्सीवे पे है। और इस समय कोहरे के कारण उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। हालांकि जो कैप्टन ने कहा टेक ऑफ कर रहे हैं, उसे ATC ने भी मिस इंटरप्रेट किया। उन्हें लगा कि ये टेक ऑफ के लिए खड़े हैं और उसने कैप्टन को ओके का रिस्पांस दे दिया। हालांकि कंट्रोलर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसी समय जो KLM का फ़्लाइट क्रू था
उसे कहा कि आप टेक ऑफ के लिए स्टैंड बाय रहें, यानी मतलब आप टेक ऑफ मत करिए, अभी टेक ऑफ के लिए बस तैयार रहिए, और जब भी टेक ऑफ का क्लियरेंस देना होगा मैं खुद आपको अप्रोच करूँगा। ताकि जब ATC KLM को ये चीज़ बता रहा था, यानी कि जब उसने मिस इंटरप्रेट करने के बाद उसे बताया कि आप टेक ऑफ के लिए खड़े रहिए, टेक ऑफ मत करिए, उसी समय पैन एम के क्रू ने भी ATC को अप्रोच किया था और वहाँ पे थोड़ा रेडियो फ्रीक्वेंसी में कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से जो KLM के कॉकपिट था उसमें, जैसे आप कभी माइक अगर पास लाते हैं तो माइक तो नहीं टी सी आवाज़ आती है, उसी तरीके की आवाज़ KLM की कॉकपिट में भी सुनाई दिए थे। उसकी वजह से जो KLM की फ़्लाइट को ATC ने कहा था कि आप स्टैंड बाय रहिए, यानी कि आप टेक ऑफ मत करिए, वो वर्ड, वो चीज़ वो सुन ही नहीं पाए। पैन एम के क्रू ने कहा कि अभी हम टैक्सी वे पे ही हैं, इसलिए कृपया करके KLM की फ़्लाइट को टेक ऑफ के क्लियरेंस का इंस्ट्रक्शन मत दीजिए। नसीब देखिए कि ये मैसेज भी KLM की जो कॉकपिट थी उस तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि दोनों सेम ही फ्रीक्वेंसी पे थे। इस वजह से कुछ ग्लिच भी हुए और उसी वजह से ये मैसेज KLM की फ़्लाइट तक भी नहीं पहुंच पाया, और वो मैसेज जो ATC ने KLM की फ़्लाइट को दिया था, क्रू को दिया था, वो मैसेज भी उन्हें नहीं पहुंच पाया। कहा जाता है कि अगर एक भी मैसेज, यानी जो ATC ने KLM को दिया था कि आप टेक ऑफ मत करिए, स्टैंड बाय पे रहिए, या फिर जो पैन एम का मैसेज था ATC को कि हम अभी हम रनवे पे टैक्सिंग कर रहे हैं, ये मैसेज भी अगर इनमें से कोई भी एक मैसेज KLM को सुनाई दे दिया होता, क्योंकि तीनों सेम ही फ्रीक्वेंसी पे थे, तो ये हादसा टल जाता। जैसा कि KLM की फ़्लाइट ने टेक ऑफ न करने का जो इंस्ट्रक्शन था उसे सुना नहीं, और वो अपने टेक ऑफ के लिए कंटिन्यू कर गए, आगे बढ़ने लगे। और जो पैन एम का क्रू था उसे ATC ने कहा कि जब आप थर्ड एग्ज़िट से बाहर आ जाएंगे, जब आप थर्ड एग्ज़िट लेकर रनवे को क्लियर कर देंगे, तो आप ATC को बताइएगा कि रनवे अब खाली है, तब हम KLM को फ़्लाइट टेक ऑफ करने का क्लियरेंस देंगे। इस पर पैन एम का जो क्रू था उसने ATC को कहा ओके वी विल इन्फॉर्म, यानी कि जब हम रनवे से एग्ज़िट कर जाएंगे तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हालांकि जो KLM की फ़्लाइट में फ़्लाइट इंजीनियर थे उन्होंने ये मैसेज सुन लिया, क्योंकि तीनों सेम ही फ्रीक्वेंसी पे थे, और उन्होंने एक ये क्वेश्चन रेज़ किया कैप्टन के साथ कि क्या अभी तक जो पैन एम की फ़्लाइट है वो अभी रनवे पे ही है, क्या उन्हें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि उन्हें कौन सा एग्ज़िट लेना है। तो जो कैप्टन थे KLM के, उन्होंने भी इसे बहुत सीरियसली न लेके मजाकिया तौर में कहा हाँ उन्हें भी क्लियर नहीं है। तो जैसा कि जो पैन एम का फ़्लाइट क्रू था उन्होंने C3 एग्ज़िट को आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाए थे, वो देख नहीं पाए थे उसे, और उन्होंने C4 एग्ज़िट से निकलने का सोचा था। जब उनका प्लेन अराउंड 1/3 C4 एग्ज़िट पे आ गया था, उसी समय जो पैन एम के कैप्टन थे उन्होंने KLM की लैंडिंग लाइट्स देखी और उन्हें लगा अभी ये खड़ा है वहीं पे अपने टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस का वेट कर रहा है। लेकिन जब उन्हें ये क्लियर हो गया कि अब KLM वहाँ पे खड़ा नहीं है, वो टेक ऑफ कर रहा है, यानी फुल स्पीड पे आ रहा है, तो उनके होश उड़ गए थे और उन्होंने फुल थ्रॉटल करके प्लेन को पूरी तरीके से रनवे से हटाने की कोशिश की। हालांकि जो KLM की फ़्लाइट थी वो उस समय 260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रनवे पे दौड़ रही थी, और जब तक उन्होंने देखा कि पैन एम की जो फ़्लाइट है वो अभी भी रनवे पे ही है और अभी तक उसने एग्ज़िट नहीं लिया है, जो पायलट थे जल्दीबाजी में उन्होंने सोचा कि हम फ़्लाइट को लेफ़्ट की तरफ टिल्ट करते हुए टेक ऑफ करें ताकि हम उससे टकराने से बच जाएं और मिस कर दें। कुछ हद तक ये प्रोसेस काम भी आया। जो सामने का हिस्सा था KLM का और जो लैंडिंग गियर था आगे का, उसने पैन एम की फ़्लाइट को तो क्लियर कर गया, वो तो ऊपर से निकल गया, लेकिन जो लेफ़्ट साइड का इंजन था, साथ ही साथ जो पीछे का लैंडिंग गियर्स थे, उसने पैन एम की फ़्लाइट का जो इंजन होता है और जहाँ पे तेल उसके बगल में भरा पड़ा रहता है, उसको टक्कर मार दी। और ये टक्कर उसने इस तरह से मारी कि जो पैन एम की फ़्लाइट थी वो बीच से कट गई।
हालांकि जैसा कि KLM की फ़्लाइट ने कुछ हद तक टेक ऑफ कर लिया था थोड़ा, क्योंकि उसका जो आगे का हिस्सा था वो हवा में आ गया था। कोलिजन के बाद प्लेन कुछ हद तक अराउंड 10-15 सेकंड के लिए वो हवा में थी, लेकिन चूंकि उसके विंग्स डैमेज हो चुके थे, लेफ्ट इंजन डैमेज हो चुका था, वो एक स्टॉल पोजीशन कहा जाती है जहाँ पे प्लेन एकदम ऐसे नीचे की ओर धड़ाम से गिरता है, वर्टिकली फॉल होता है। और उसने कोलिजन जहाँ हुआ था पैन एम के साथ, उससे 150 मीटर आगे जाके वो ज़मीन पे उसने हिट किया। और चूँकि स्पीड इतनी ज़्यादा थी उस समय, टेक ऑफ के समय, जब उस रनवे के साथ उसका कांटेक्ट हुआ ज़मीन पे गिरने का, उसके बाद वो प्लेन 300 मीटर तक आगे घिसटते रही। और जैसा कि मैंने बताया कि KLM का जो कैप्टन था, उसने अपनी जो फ्यूल टंकी थी KLM की फ़्लाइट की, बोइंग 747 की, उसने फुल करा ली थी। और उसकी वजह से एक तरह से बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से जो KLM की फ़्लाइट थी वो पूरी तरीके से आग से घिर गई और उसमें कोई भी पैसेंजर कहिए या क्रू कहिए, कोई भी ज़िंदा नहीं बच पाया। हालांकि जो पैन एम की फ़्लाइट थी उसका 1/3 हिस्सा बच गया था, लेकिन सेंटर से कोलिजन हुआ था, तो सेंटर के बाद से जितना भी था उनमें लोगों की मृत्यु हो गई। और सिर्फ पैन एम के जो फ़्लाइट में से सिर्फ 61 लोग बचे थे, जिसमें जो उनका क्रू था वो पूरा सेफ था, और कुछ पैसेंजर्स जो आगे के पार्ट में बैठे थे, नोज़ वाले पार्ट में, वो बचे हुए थे। हालांकि कहा जाता है कि जो पैन एम का इंजन था वो कोलिजन के बाद, यानी टकराने के बाद बहुत देर तक चलता रहा था, क्योंकि जब हिट हुआ प्लेन बीच से, तो उस झटके के कारण जो कॉकपिट में जो बटन होता है जिससे इंजन बंद किया जाता है, वो ख़राब हो गया था, और उस वजह से वो इंजन बंद नहीं कर पाए थे। हाल ये था कि मौसम ख़राब होने की वजह से रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों एयरक्राफ्ट कहाँ टकराए हैं, क्योंकि कोहरा इतना घना था। आप सोच सकते हैं कि अगर किसी को ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि ये वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि फ़्लाइट कहाँ पे टकराई हुई है, मतलब कौन सी फ़्लाइट कहाँ पे पड़ी हुई है, कौन सी फ़्लाइट कहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि कोहरा कितना घना था। कोहरे के साथ साथ जो धुआं था वो भी मिला था, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी एकदम कम हो गई थी। ये जो एक्सीडेंट हुआ, इसमें ये नहीं कहा जा सकता था कि फ़्लाइट क्रू एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो KLM के चीफ पायलट थे, जिनका नाम था जेकब विल्डाइजन वैन ज़ैंटन, जो कि 50 साल के थे, और उन्हें तकरीबन 11,700 घंटे का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। और जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो क्लास मियोस थे, उनकी भी एज 42 साल थी, और उन्हें भी 9,200 घंटे का एक्सपीरियंस था। साथ ही साथ जो पैन एम की फ़्लाइट थी 1736, जिसके कैप्टन थे विक्टर ग्रब्स, जिनकी उम्र 56 साल थी, उन्हें तकरीबन 21,043 घंटों का एक फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। और साथ ही साथ जो फर्स्ट ऑफिसर थे रॉबर्ट ब्रैग, जिनकी उम्र करीब 39 साल थी, उन्हें भी तकरीबन 10,800 फ़्लाइट घंटे यानी फ़्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। कुछ मिसकम्युनिकेशन, कुछ टेक्नोलॉजी की कमी, जैसा कि जो एयरपोर्ट था लॉस रोडियोस, जिसे अब टेनेरिफ एयरपोर्ट कहा जाता है, उस पर ग्राउंड रेडार नहीं थे, क्योंकि अगर ग्राउंड रेडार रहते तो वो ATC जो थी शायद वो इस इंसिडेंट को रोक पाती। साथ ही साथ कुछ कम्युनिकेशंस में भी दिक्कतें हुई, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मैसेज डिलीवर हुए ATC के KLM के फ़्लाइट को, और कुछ नहीं डिलीवर हुए। तो आप टेक्नोलॉजी में ये आई कुछ खामियां भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ह्यूमन एरर, जैसा कि जो KLM के फ़्लाइट कैप्टन थे, जब वो अनक्लियर होने के बावजूद कि उन्हें टेक ऑफ की क्लियरेंस है कि नहीं, उन्होंने आगे उड़ान जारी रखी। तो ये सब चीज़ें मिलकर इस ख़तरनाक इंसिडेंट को अंजाम दिया था, और इसे अभी तक का सबसे डेडलीस्ट यानी कि सबसे घातक इंसिडेंट कहा जाता है, क्योंकि कुल 583 लोगों की मृत्यु हुई थी इस कोलिजन में,
जिसमें कि जो KLM की फ़्लाइट थी उसमें से तो कोई भी नहीं बचा था। हालांकि जो पैन एम की फ़्लाइट थी, क्योंकि उसका जो नोज़ वाला पार्ट था वो टक्कर से बच गया था, इस वजह से 61 लोग बच गए थे जो आगे के हिस्से में थे, जिसमें कि पूरा का पूरा फ़्लाइट क्रू और कुछ पैसेंजर्स थे, तो वो बचे थे, यानी 61 लोग बचे थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और इसके कुछ देर बाद ही आपको जो रियल फुटेज है वो देखने को मिलेगी। तो आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत रहे होगी उस समय, खासकर 1977 में, जिस समय हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, साथ ही साथ वो वर्कफोर्स नहीं था। तो चलिए अब मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।